नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो रहा है और इस बार अगर कहा जाए तो पेपर बहुत अच्छा आ रहा है। ना तो ज़्यादा कठिन आ रहा है और ना ही ज़्यादा सरल आ रहा है, मॉडरेट लेवल पेपर आ रहा है। हाँ, दो चार मंचले हैं भाई, उनको लग रहा है कि पेपर इजी आ रहा है। न्यूज़पेपर में जैसा बताया जा रहा है ना, आपने देखा होगा, मैंने कल एक टेलीग्राम पे भेजा भी था न्यूज़पेपर, बोल रहे थे पेपर बहुत आसान आ रहा है। देखो, पेपर आसान उनको लग रहा है जिन्होंने तैयारी नहीं की है, मेन बात यह समझिएगा। और जो बच्चा तैयारी करके जाता है भाई, उसको पेपर से डर लगेगा और जब पेपर दे करके निकलेगा ना तो वो कहेगा हाँ मैंने अच्छा पेपर किया है बस। और जो पेपर मतलब तैयारी नहीं की है वो पेपर देकर निकलेंगे ना, कहेंगे बिल्कुल पूरा कर दिए हैं, 150 पूरा मार दिए हैं। अब मार दिए हैं लेकिन वो सही कितना है वो तो भाई वही जानते हैं। आप ये भी जानते हो कि जब एग्ज़ाम से बाहर निकलता है कोई भी अभ्यर्थी, हर कोई यही कहता है कि हाँ पेपर बढ़िया हुआ है, पेपर बढ़िया हुआ है। और घर आते आते पता चलता है कि 150 कहे थे, 50 गलत चले गए। इसी तरीके से होता है मेरे भाई। इन सब चक्करों में आपको नहीं पढ़ना है। आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। और मेरा आपसे निवेदन है, मैंने टेलीग्राम पे भी आपको बता दिया है, जो सवाल आपको आते हैं पहले आप उसको हल कर लीजिए। जो भी सवाल आपका आता है, जैसे हिंदी ईजी आती है, बहुत ईजी हिंदी आ रही है, और हिंदी अगर ईजी आ रही है तो सबसे पहले आप हिंदी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप जीके कीजिए और उसके बाद आप रीजनिंग कीजिए और अंत में आप मैथ पे लगेंगे तो आपका बहुत बेहतर पेपर होगा मेरे प्यारे भाई। अंत में आपका 10-12 मिनट बचेगा भी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। अब इतना आप समझ लीजिए कि अगर आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, पहले अगर आप हिंदी करेंगे, उसके बाद अगर आप जीके और उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद अगर आप मैथ करते हैं तो पेपर आपका बढ़िया होगा भाई, इतना आप समझो। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि पेपर जो है ये शायद हमारे हिसाब से गाइस लग रहा है कि टीसीएस करवा रही है, क्योंकि जो सवाल आ रहे हैं ना मैथ वाला वो एसएससी लेवल आ रहा है। टीसीएस की हिंदी जो है वो बिल्कुल एसएससी की आ रही है, हिंदी एसएससी की बहुत ईजी होती है, रीजनिंग भी ईजी होती है एसएससी की, सेम वही है। जीके भी शायद एसएससी का लेवल ही है, क्योंकि महोत्सव वगैरह आज तक कभी भी यूपी पुलिस में पूछा नहीं गया था और महोत्सव चित्रकला वगैरह पूछ लिया गया है। और जो मतलब पुस्तक और लेखक है ना, ये जो अंग्रेजी के लेखक हैं वो पूछा जा रहा है, तो मतलब ये एसएससी का ही जीके पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाई, इस बात से आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है। बाकी इस वीडियो में मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जैसे पुस्तक लेखक जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो आपका पेपर होने वाला है, चाहे आज के सेकंड में हो या फिर आने वाले दिनों में हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जीएसटी की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और लोकसभा अध्यक्ष से सवाल बन रहे हैं वो, और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको देख लीजिए, यहाँ पर मैं जीएसटी बता रहा हूँ, उसको आप समझिएगा। देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। इसको आप वस्तु एवं सेवा कर भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 23 की सेकंड पाली में सवाल आया था कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, और उसमें ना तो प्रत्यक्ष का ऑप्शन था और ना ही अप्रत्यक्ष का ऑप्शन था। ऑप्शन जो था वो सेवा कर था। तो मेरे प्यारे भाई, इसी तरीके से पूछा जा सकता है। तो जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका हिंदी में मतलब होता है वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है। देखिए, जीएसटी की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे असीम दास गुप्ता। कौन थे? असीम दास गुप्ता। और इसके अलावा अन्य जानकारी यहाँ पर आप देख लीजिए। जो जीएसटी का मॉडल है ये कनाडा देश पर आधारित है। एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा कि जीएसटी का मॉडल भारत ने कहाँ से लिया है, तो वो कनाडा से लिया है। और जीएसटी का सुझाव जो है ये किसने दिया था, तो ये विजय केलकर समिति द्वारा दिया गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए, जीएसटी परिषद की जो अध्यक्षता है ये वित्त मंत्री द्वारा की जाती है, और वर्तमान में जो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं वो हैं निर्मला सीतारमण। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में सीधे सवाल पूछा जाएगा कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके पास होती है, तो वो वित्त मंत्री के पास होती है, केंद्रीय वित्त मंत्री के पास, जो कि वर्तमान में है निर्मला सीतारमण। इसके अलावा देख लीजिए मुख्य बिंदु। अप्रैल 2024 में सकल वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह 2.10 लाख करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। और जो यूपी है ये जीएसटी पारित करने वाला 9वां राज्य है, और 1 जुलाई 2017 को यूपी में जीएसटी लागू हुई। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लीजिए। देखिए, जीएसटी की जो स्थापना है ये 12 सितंबर 2016 को हुई। लागू जो ये 1 जुलाई 2017 से भारत में पूरे लागू हो गया था। लोकसभा में कब पारित हुआ, तो 3 अगस्त 2016 को। राज्यसभा में तो 8 अगस्त 2016 को ये पारित हुआ। ठीक है।
और मेरे प्यारे भाई जो इसकी सबसे पहले जीएसटी है पूरे विश्व में, ये कहाँ पे लगा था? तो ये फ्रांस में 1954 में। यानी सबसे पहले अगर पूछा जाए कि जीएसटी कहाँ पे लागू हुआ तो ये फ्रांस 1954 में। और अगर पूछा जाएगा कि इंडिया में सबसे पहले जीएसटी कहाँ पे लगा तो ये असम में लगा था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और सबसे अंत में कहाँ पे लगा तो ये जम्मू एंड कश्मीर में लगा। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, समझिएगा। जीएसटी के लिए 101वां संविधान संशोधन था। मुख्यालय जो है जीएसटी का हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है। और भारत जो ये 161वां देश है जीएसटी लागू करने वाला। पहला देश तो वो फ्रांस, और भारत जो ये 161वें नंबर पर है जीएसटी लागू करने वाला। जीएसटी की जो दरें हैं ये मुख्यतः 4 दरें होती हैं, लेकिन कहीं कहीं 5 भी मानी जाती हैं। हालांकि 5 मानना उचित नहीं है क्योंकि 0% कोई दर नहीं होती, ये नील होती है। तो मुख्य रूप से 4 दरें होती हैं, 5, 12, 18 और 28। और मैंने जीएसटी की दरों से संबंधित वीडियो बना दी है क्योंकि आपने देखा है कि जो 23 की सेकंड पाली में पेपर हुआ था उसमें जीएसटी की दर वाला सवाल पूछा गया था कि ब्रेड और दूध पे कितनी जीएसटी लगती है। तो जीएसटी की दर वाला मैंने वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। तो 5, 12, 18, 28 जो है जीएसटी की दरें होती हैं। जीएसटी के प्रकार कितने होते हैं तो ये होते हैं 3 प्रकार, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। इसके अलावा यूटी जीएसटी भी कहीं कहीं दे दिया जाता है। तो अगर यूटी जीएसटी मिलता है तो वो भी आप टिक कर पाएंगे, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जीएसटी पंजीकरण की संख्या कितनी होती है तो 15 होती है। यानी कि जीएसटी नंबर में कितने डिजिट होते हैं तो ये 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी परिषद जो अनुच्छेद है ये 279A है और ये एक अप्रत्यक्ष कर है और बहुस्तरीय गंतव्य पर आधारित है। जीएसटी पारित पहला राज्य कौन सा है तो वो असम है। 12 अगस्त 2016 को पूरे भारत में सबसे पहले अगर कहा जाए तो असम में ही लगा था और ये 12 अगस्त 2016 को लगा था। जीएसटी के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो ये अमिताभ बच्चन है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये था आपके सामने कुछ जीएसटी से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एक ही पेज में और एक ही मैंने मतलब 5-6 मिनट में पूरा अच्छे से आपको पढ़ा दिया है। मैं पीडीएफ जो है इसकी मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से एक बार आप इसके जरूर एक रिवाइज कर लेना, आपका बेहतर पेपर होगा। इसके बाद जो पॉइंट्स हम ले रहे हैं वो है आपकी कुछ मंत्री वगैरह। यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे मंत्री पूछा गया था 23 की फर्स्ट में अमित शाह वाला, गृह मंत्री वाला। तो मेरे प्यारे भाई एक बार आप देख लीजिए। देखिए मोदी 3.0 का ये कार्यकाल है जिसमें विदेश मंत्री जो है वो है एस जयशंकर। इसके अलावा देख लीजिए जो गृह मंत्रालय है वो है अमित शाह के पास, जो रक्षा मंत्रालय है वो है राजनाथ सिंह के पास, वित्त मंत्रालय ये निर्मला सीतारमण देवी के पास, और जो कृषि कल्याण और पंचायत मंत्रालय यह है शिवराज सिंह चौहान के पास, और जो शिक्षा विभाग है यह है धर्मेंद्र प्रधान के पास, और जो ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री हैं ये हैं मनोहर लाल खट्टर। सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री जो हैं ये हैं नितिन गडकरी। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, इसका पीडीएफ देख लेना, ओके। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ पुस्तकें और लेखक। ये जो मैं पुस्तक लेखक आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ ये आपके शिफ्ट में आएगा। अगर आप में नहीं आता है तो आपके दोस्त में आएगा, बस आएगा, इतना आप समझो। चाहे वो फर्स्ट में आए या सेकंड में आए ये मुझे नहीं पता, लेकिन आएगा, इतना आप समझिए। कुछ पुस्तकें लेखक आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे पहला देखिए, आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। फिर से देखिए, आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ये किसकी है तो ये है आर अश्विन की, ये जीवनी है और ये भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो आर अश्विन की जो पुस्तक है वो है आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। देखिए अगर आपको ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा कठिन है या फिर ये इस तरीके से पुस्तक लेखक नहीं पूछा जाएगा तो ये आपका भ्रम है, इसको जस्ट दूर कर दीजिए। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि टीसीएस पेपर करवा रही है तो टीसीएस अपने लेवल से ही आपके पुस्तकें लेखक पूछ रही है। मेरे प्यारे भाई इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे अभी शायद आपका 24 के सेकंड में आया था एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये पूछा गया था। तो मेरे प्यारे भाई ये एसएससी का ही सवाल है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एड को घर मिला। एड को घर मिला ये किसका है तो ये आलिया का है। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ये है अल्पना कीलावाला का। सोर्स कोड जो है ये बिल गेट्स का है और ये यात्रा संस्मरण है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सोर्स कोड जो है ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। द विनर्स माइंडसेट, ये पुस्तक जो है ये सेन वॉटसन की है जो कि ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर हैं, ठीक है। इंडियाज न्यूक्लियर टाइम्स जो है ये है सौम्या अवस्थी और श्रवणा बरुआ की, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स ये जो है ये सौम्या अवस्थी और श्रवणा बरुआ की, ये मैंने आपको बताया। फिर देखिए हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, ये पीएस श्रीधरन पिल्लई की और इसका जो विमोचन है गोवा के राज्यपाल द्वारा किया गया। भारत पुनर्जागरण का मार्ग, ये पुस्तक जो है ये भीमेश्वर चल्ला की है।
सिर्फ एक भाड़े का सिपाही, ये जो पुस्तक है ये है दुवर्री सुब्बा राव की। सिर्फ एक भाड़े का सिपाही, ये दुवर्री सुब्बा राव की पुस्तक है। लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, ये पुस्तक जो है ये प्रोफेसर रमन मित्तल और प्रोफेसर सीमा सिंह की है। नाइफ यानी चाकू पुस्तक जो है सलमान रुश्दी की है, जो कि एक ब्रिटिश और अमेरिकी लेखक हैं, और शायद यही सलमान रुश्दी वाला 23 के स्कंद में आया था। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो पुस्तक है ये है सैम पित्रोदा की। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए, कोप डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई, ये पुस्तक जो है ये है मधुमिता मुर्गिया की। फ्रॉम अ कार सेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ये पुस्तक जो है ये है एस रमन की, और ये इनकी जो है ऑटोबायोग्राफी है। फूल बहादुर पहली मगही उपन्यास है, और ये है अभय के का, जो कि इंग्लिश नोवेल है। द कॉन्स्पिरेंसी, ये षड्यंत्र, ये पुस्तक जो है, या फिर कहा जाए कॉन्स्पिरेंसी का मतलब ही षड्यंत्र होता है, तो द कॉन्स्पिरेंसी पुस्तक जो है ये लिखा गया है गोटबाया राजापक्षे के द्वारा, जो कि श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट, ये पुस्तक हरीश खुल्लर द्वारा लिखी गई है। और सेवेलोइंग द सन, ये पुस्तक जो है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी द्वारा लिखी गई है। तो शायद ये आपको कठिन लगा हो, क्योंकि ये पहली बार कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे, या फिर कुछ मित्र ऐसे होंगे जो ये पुस्तक पहली बार सुन रहे होंगे नाम। तो मेरे प्यारे भाई, ये भले ही आपको पहली बार लग रहा हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार ज़रूर देख लेना। मैं भी ये जानता हूँ भाई कि एक बार पढ़ने से आपको याद नहीं होने वाला है, तो इस वजह से मैं ये PDF टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहाँ से आप एक बार रिवाइज कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल पाएगी। अब बात कर लेते हैं कुछ लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। मेरे प्यारे भाई, जो लोकसभा अध्यक्ष है इससे भी सवाल पूछा जा रहा है, तो एक बार आप जल्दी से देख लीजिए इसको भी। देखिए, लोकसभा जो है इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, इसको आप पहले ध्यान रखिएगा। लोकसभा का वर्णन जो है, लोकसभा अध्यक्ष के जो वर्णन है ये है 93 अनुच्छेद में। यानी लोकसभा जैसे पूछा जाए कि भारत में एक लोकसभा अध्यक्ष होगा, ये किस अनुच्छेद को दर्शाता है, तो ये अनुच्छेद 93 को दर्शाता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष, यानी कि 5 साल कार्यकाल होता है। वेतन जो होता है इनका ये 4.5 लाख महीना होता है, यानी 4,50,000 महीना ये पाते हैं लोकसभा अध्यक्ष अपनी सैलरी, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर आप देख लीजिए, 19 जून 2019 से और अब तक जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला। तो अब अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि 18वें लोकसभा अध्यक्ष कौन बने हैं, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष, तो ये बने हैं ओम बिरला, क्योंकि ये पहले भी रह चुके हैं। अन्य जानकारी देख लीजिए। देखिए, लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए हैं वो हैं भर्तृहरि मेहताब, और जो राज्यसभा के नेता हैं वो हैं जगत प्रकाश नड्डा। कौन है? जगत प्रकाश नड्डा। और मेरे प्यारे भाई, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि लोकसभा के विपक्षी नेता कौन है, तो ये राहुल गांधी है। कौन है? राहुल गांधी। 18वीं लोकसभा में पूछा गया, ये 23 की सेकंड में पूछा गया था सवाल। तो लोकसभा के विपक्षी नेता कौन है? ये हैं राहुल गांधी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख लीजिए, वेतन जो बताया मैंने, मतदान देख लीजिए। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है ये लोकसभा के सदस्यों में से सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। लोकसभा अध्यक्ष की जो शक्तियां हैं वो देख लीजिए। वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। सदन के अंदर भारत के संविधान के प्रावधानों, लोकसभा की प्रक्रिया, कार्य संचालन के नियम तथा संसदीय मामलों का अंतिम व्याख्याकार जो होता है ये लोकसभा अध्यक्ष ही होता है। अध्यक्ष पहली बार में मत नहीं देता, लेकिन बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष को मत देने का अधिकार है। एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा कि निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास है, तो ये होता है लोकसभा अध्यक्ष के पास, यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए, किसी विधेयक को धन विधेयक है या फिर नहीं, यानी कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक होना या ना होना, इसका निर्णय कौन करता है, तो ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। इसका अंतिम निर्णय जो होता है ये लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होता है। कार्यकाल देख लीजिए। अध्यक्ष सदन का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है। संसद के प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष तथा एक राज्यसभा हेतु और एक सभापति एवं एक उपसभापति होते हैं राज्यसभा हेतु। तो मेरे प्यारे भाई, लोकसभा के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और राज्यसभा के लिए एक सभापति और एक उपसभापति होते हैं। अगला पॉइंट है वो है आपकी भारत की प्रमुख फसलें। अब ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ भारत की प्रमुख फसलें, क्योंकि 24 की सेकंड में पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा बाजरा कहाँ मिलता है। तो मेरे प्यारे, सबसे ज़्यादा बाजरा कहाँ मिलता है ये पूछा गया, तो मतलब ये आपकी भारत की प्रमुख फसलें से संबंधित सवाल पूछा गया। तो एक बार आप इसको देख लीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश जो है ये गेहूँ,
जौ, गन्ना, चावल और आलू। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हो रहा है वो ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हालांकि अगर कहा जाए तो इसमें गेहूँ, गन्ना और आलू, इसमें नंबर 1 पे जो है वो आपका उत्तर प्रदेश है। और अगर कम मात्रा में कहा जाए तो चावल और जौ जो है ये उत्तर प्रदेश में कम मात्रा पे होती है। मध्य प्रदेश में क्या क्या फसलें होती हैं तो सोयाबीन, दालें और तिलहन। महाराष्ट्र में देख लीजिए कपास, अरहर, गन्ना, ज्वार, सोयाबीन। पंजाब में देख लीजिए गेहूँ, जौ, चावल। राजस्थान में जौ, बाजरा, तिलहन। अब यही सवाल पूछा गया था कि जो सबसे ज़्यादा बाजरा ये कहाँ पे मिलता है, तो ये राजस्थान में मिलता है, क्योंकि राजस्थान के साइड में जो मिट्टियाँ हैं वो जौ और बाजरा से संबंधित ही हैं। तो मेरे प्यारे भाई बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ है, राजस्थान में। फिर देख लीजिए कर्नाटक में काफ़ी, मक्का, नारियल, ये कर्नाटक का है। कपास, तिलहन जो है ये गुजरात। और केरल का देख लीजिए रबड़, मसाला, काली मिर्च। अब देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे इतनी गहराई से सवाल पूछा गया था, इसको ध्यान रखिएगा। 23 के सेकंड में पूछा गया था कि 2020-21 में सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो बहुत सारे बच्चों ने कर्नाटक मारा। उन्होंने कर्नाटक मारा, अपने हिसाब से सही किया, लेकिन फिर भी गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि 2020-21 पूछ लिया था। अगर ये पूछता कि सबसे ज़्यादा मसाला कहाँ होता है, तो भाई आप केरल, कर्नाटक मार सकते थे, क्योंकि केरल को ही मसालों का बगीचा कहा जाता है। वो बात आपकी सही है, लेकिन 2020-21 पूछ लिया गया, तब आपको मध्य प्रदेश राइट होगा। इसको ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश में तो तंबाकू, फल और मक्का। तेलंगाना में चाय, कपास और मक्का। बिहार में चावल, धान, गेहूँ। चावल धान तो बात एक ही है। तमिलनाडु में रबड़, नारियल, कॉफ़ी। पश्चिम बंगाल में मुख्य फसल जो है पश्चिम बंगाल की वो है चावल, ये मुख्य फसल है। मिजोरम में देख लीजिए तो फूल और फूल के अन्य फूल भी है ना, हल्दी फूल, ये सब जो हैं या फल, ये जो हैं ये मिजोरम में है। रबड़, चाय, इलायची जो है ये मणिपुर का है। और छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल जो है ये चावल, या फिर आप धान जो भी कह सकते हैं, बात एक ही है, चावल धान सब एक ही है। सिक्किम का देख लीजिए, सिक्किम की जो है वो है जैविक कृषि, ये सिक्किम का है। असम का देख लीजिए चाय, जूट, ये जो है ये असम का है। झारखंड का देख लीजिए तो ये झारखंड का जो है मुख्य फसल ये चावल है। उड़ीसा की भी मुख्य फसल चावल ही है। और त्रिपुरा का तो ये धान और जूट दोनों है। हरियाणा का तो गेहूँ, हिमाचल प्रदेश का सेब और अरुणाचल प्रदेश का चावल, मक्का, बाजरा और अदरक। तो मेरे प्यारे भाई ये जो है आपकी कुछ प्रमुख फसलें रही हैं भारत की, जो ज़्यादा मात्रा में जहाँ पे मिलती हैं वो मैंने आपको बताया है। बाकी मैं PDF दे दूँगा, वहाँ से एक बार आप सरसरी नज़र से देख लेंगे तो एक बार अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई एक बार इसको PDF को जरूर देख लेना, ठीक है। देखते हैं अगला पॉइंट जो है आपका, वो कुछ लोक नृत्य से संबंधित सवाल हैं, क्योंकि 23 की सेकंड में पूछा गया था कि सोहरा नृत्य कहाँ का है। तो मेरे प्यारे भाई वो आपका ललितपुर का था। तो इस वजह से कुछ नृत्य के सवाल भी 1-2 आ रहे हैं। डांस जो परफॉर्मिंग डांस है आपके, चाहे वो क्लासिकल हो चाहे फोक डांस हो, वो आ रहा है, तो इसको देख लीजिए। जैसे आल्हा लोकप्रिय संगीत जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का है। बिरहा लोकप्रिय संगीत जो है आपका ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। चरकुला तो ब्रजमंडल से है। कर्मा सोनभद्र का। कार्तिक जो है बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य तो कथक। लट्ठमार होली बरसाना में। हाथरस और कानपुर का संबंध जो है रंगमंच से है। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र तो प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय तो ये लखनऊ। अब देख लीजिए यूपी के कुछ प्राचीन जनपद, जैसे आप जानते ही हैं कि यूपी के कुल मिलाकर के 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद जो थे ये यूपी में ही थे। जिसमें देख लीजिए कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल जिसकी राजधानी अहिछत्र, कोसल जिसकी राजधानी साकेत और वत्स इसकी राजधानी कौशाम्बी है। मेरे प्यारे भाई कुछ राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट हैं, जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान तो ये उत्तराखंड में है। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उड़ीसा में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। मेरे प्यारे भाई आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर अच्छी लगी तो भाई आप तो लाइक करोगे ही, मुझे ये तो पता ही है, विश्वास है। बाकी अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे कोई न्यू क्लास आएगी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बाकी मेरे प्यारे भाई एनालिसिस वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही पेपर आता है उसके 10 मिनट बाद, यानी कि आपका जैसे शाम की 5:15 पे 5 पे पेपर खत्म होता है और 5:15 तक लगभग बच्चे बाहर निकल आते हैं। तो मेरे प्यारे भाई 5:10 या 5:15 तक मैं जो आपके पेपर है ये पूरा टेलीग्राम पे जस्ट तुरंत भेज देता हूँ। अगर सॉल्व मैं नहीं करवा पाता हूँ या एनालिसिस में तुरंत नहीं करवा पाता हूँ तो मैं पेपर तुरंत भेजता हूँ, ताकि जो बच्चे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर पा रहे हो वो जरूर कर पाएँ। तो इस वजह से आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको PDF तुरंत मिलेगी, नोट्स वगैरह सब कुछ मिलता है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो पाते हैं मैं सब कुछ देता रहता हूँ। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। बाकी अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, और सब्सक्राइब करके
प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। अपना जो परिवार है ये 1 लाख का होने वाला है, बस 200 की कमती है। तो मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा आप अगर सपोर्ट कर देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। बाकी मेरे प्यारे भाई मैं आपके लिए जो भी कर पाऊँगा हर संभव कोशिश करता रहूँगा। मिलते हैं इसके बाद एक और एक खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।